जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था उसका नाम था, फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, जिसके फॉर्मूला था हमारा डैडी CS कोर्स, और मैंने आपको उसके प्रिंसिपल्स के नाम लिखवा दिए थे। एक बार जैसे जैसे आपको छूट भी गए हो तो यू कैन सी इट, जो भी हम डिस्कस करते जाएंगे आप एक्रोनिम्स के आगे लिखते जाना। हमारा इधर जो एक्रोनिम के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू फियोल, फियोल कहता है कि जो भी, फियोल कहता है कि जो भी, अकॉर्डिंग टू फियोल एंटायर वर्क, जो भी काम है, एक इंसान कभी सारे काम को हैंडल नहीं कर सकता। एंटायर वर्क कैन नॉट बी हैंडल बाय अ सिंगल सुपीरियर और सिंगल पर्सन और सिंगल इंडिविजुअल्स। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू फियोल ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड only one type of a work. Each individual should be assigned only one type of a work according to their specialization, according to their abilities, according to their qualifications, according to their, ये सारी चीजों के हिसाब से उनको एलोकेट करना है वर्क, जो कि एक इंसान को एक ही काम करना होगा, rather than doing all the work at a same time. तो बार बार उसको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज नहीं देनी, जो उसको सूट करेगी हम उसको वही देंगे। एंड बाय डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, इट लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन, और वो अपने काम को करने में स्पेशलाइज हो जाएगा। चांसेस ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लग जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी काम करेंगे हर एम्प्लॉय को उसकी स्पेशलाइजेशन के साथ ही काम देना चाहिए। इसीलिए स्पेशलाइजेशन की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ताकि सब डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे और प्रोडक्टिविटी सही आए और चांसेस कम हो जाए एरर होने के। इसी की तरह से सेकेंड प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल अबाउट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आप लोगों को बहुत पहले बहुत डिटेल्ड में कोऑर्डिनेशन के पार्ट में पढ़ाया था, बट थोड़ा सा उसको ब्रीफ देके लास्ट टाइम भी हमने करा था, फिर भी मैं आपको रिपीट करवाता हूँ कि व्हाट हैपेंस दैट अथॉरिटी का मतलब होता है राइट ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड और टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स, को दे सकता है वो इंस्ट्रक्शंस, कमांड कर सकता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस, की अब टू परफॉर्म द गिवन टास्क, जो मेरे सुपरवाइजर या सुपीरियर ने जो टास्क दिया वो मुझे करना है। सो वेन एवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पे काम कर रहा हो, चाहे लोअर लेवल चाहे मिडिल लेवल चाहे कहीं पे भी हो, हमें हर इंसान को देयर शुड बी अ पैरिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द अथॉरिटी एंड responsibility, between authority and responsibility. Both should not exceed each other. If authority is given more without the responsibility, or less authority is given according to the responsibilities, then people can misuse it. And if authority is not given or responsibility is given, then the people may become ineffective and won't be able to perform his task. So इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बोथ बिटवीन द अथॉरिटी एंड बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमने दो प्रिंसिपल्स करे थे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल नेक्स्ट उठाने वाले हैं, जो कि केस स्टडी में सबसे ज्यादा बार आता है। और ट्रस्ट मी, whenever this principle comes, most of the students gets confused जरूर होते, क्योंकि दे थिंक दैट विद द नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसका नाम ये है तो इससे रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो ही ये प्रिंसिपल डालना है हमें, वरना नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। मैं आपको प्रिंसिपल की नाम बताता हूँ, जो कि सबसे इजी नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना फॉर अ सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करते रहे, इसलिए मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाए। इसीलिए उसी को हम बोलते हैं डिसिप्लिन। ये एक लेमन टर्म्स में, एक नॉर्मल अगर कोई किसी से पूछेगा व्हाट इज डिसिप्लिन, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा
ये ही होती है। बट इफ आई टॉक हियर, फ्योल कहता है अगर फ्योल कहता है कि अगर सपोज यू वांट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, it can be possible only when कि सिर्फ डिसिप्लिन एम्प्लॉयज के पार्ट पे ही नहीं होना चाहिए, बल्कि डिसिप्लिन किसके पार्ट पर होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स। सिर्फ या तो सबऑर्डिनेट के पार्ट पे हम चाहे कि वो डिसिप्लिन में रहे, यानी स्टूडेंट्स रहे अगर मैं आपकी बात करूं, या नीचे वाले लेवल के बंदे रहे, नहीं, अगर हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है किसी भी लेवल पे, तो सुपीरियर्स को भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सपोज टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, इफ आई स्टार्ट कमिंग लेट इन द क्लास एंड आई एम बीइंग योर टीचर, यू ऑलवेज, आपके दिमाग में आएगा दैट आई शुड ऑल्सो गो लेट, क्योंकि सर तो लेट ही आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेंटेन अ डिसिप्लिन सुपीरियर लेवल पे, सुपीरियर्स को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिसिप्लिन को लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुपीरियर्स को होना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इफ सपोज वन और मोर एग्जांपल, इफ आई स्टार्ट यूजिंग अ फाउल लैंग्वेज, और मैं अजीब सी बातें अगर आपके सामने यूज करूंगा, तो इट कम्स इनटू योर माइंड, सर आल्सो समटाइम्स यूजेस इट, व्हाई कांट आई बी यूज, मैं क्यों नहीं यूज कर सकता, व्हाई कांट आई बी, मैं भी करूंगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो सबसे पहले सुपीरियर्स के पार्ट पे डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अब इसने 3 कंडीशंस रखी कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दीज आर द 3 कंडीशंस, ये बातों को आप लिखोगे वहां पर। 3 बातें कौन सी है? सबसे पहले की बात तो यही है कि टू मेंटेन अ डिसिप्लिन देयर शुड बी अ गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। सुपीरियर सबऑर्डिनेट तो हर लेवल पे मिलेगा आपको। तो उसमें जो सुपीरियर होगा ना, सबसे पहले तो हर लेवल पे सुपीरियर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो देयर शुड बी टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, they need to maintain or there should be a good superiors at all levels. दूसरी चीज, अगर सुपीरियर्स है तो देयर शुड बी अ क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। दूसरी कंडीशन, देयर शुड बी अ क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि अगर मैनेजर ने कोई बात की है, जैसे मैं हूं, मैंने आपको अपने डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस बता देनी चाहिए पहली चीज तो आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप मेरे सेंटर में आए हो और मैंने अचानक से आपको कहो, लाओ भी आपका मोबाइल फोन बच गया, 500 रुपए दो, कहोगे सर व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ का सेंटर का रूल है दैट आई हैव टू कीप माय फोन ऑन स्विच मोड। तो मुझे सारी बातें पहली चीज तो क्लियरली आप लोगों को बता देनी चाहिए, तभी आप रूल्स को फॉलो करोगे। दूसरी चीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स के अंदर ये बात भी आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आने वाली है, जो हमारी केस स्टडीज में बात में कह रहा था कि हटकर आती है, ये बात आप सब लोग नोट कर लेना, दैट whenever a superior promise something with the subordinates, then सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में कोई भी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स हुए, कोई भी बातें हुई है, कोई भी कमिटमेंट्स हुए, तो बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स दोनों अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों को अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है। इफ एनीवन ईदर अ मैनेजर्स यानी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट्स नॉट ऑनर देयर कमिटमेंट्स एज जो उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया है, तो इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन वायलेटेड। और अगर इन दोनों ने कोई कमिटमेंट लिया और वो पूरा हुआ है, तो इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज बीइंग फॉलोड। तो ये थी हमारी दूसरी बात, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा ये वाली बात, एग्जाम्पल। और तीसरा पॉइंट है हमारा, पेनल्टीज आर इम्पोज्ड विद फेयरनेस। डिसिप्लिन लाना है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पेनल्टीज तो इम्पोज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। जैसे हमारे सेंटर में, एज यू ऑल नो, लास्ट ईयर आप लोग सारे थे, दैट दिस इज द रूल ऑफ आवर सेंटर, कि आपको पेनल्टीज किन किन बातों पे लगती है, और कोई बायसनेस भी नहीं होती। विद द फेयरनेस हम
और जस्टिफाइबल अमाउंट से हम जरूर चार्ज करते हैं ताकि रूल्स मेंटेन रहे. द पर्पस इज नॉट टू अर्न द मनी बट टू मेंटेन अ डेकोरम एंड मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब मैं सेकंड पॉइंट समझाऊंगा जो केस स्टडी वाला था बच्चों. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मैंने सेकंड पॉइंट समझाया. बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर. देखो, कंपनी इज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस and there is a big crisis, company is about to wind up और कंपनी के बहुत खस्ता हालत है इस समय. अब क्या हो रहा है, कंपनी बहुत ज्यादा क्राइसिस में है. कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, वर्कर्स को. मैनेजर ने कहा कि देखो भैया, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रही है. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है और इस समय आई नीड और आई अर्ज यू ऑल टू वर्क विथ फुल डेडिकेशन और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए. उन्होंने उनको बुला के कहा कि एक काम करो, अब आप सब लोगों को ओवर टाइम मारना पड़ेगा. 8 घंटे की शिफ्ट की जगह 12 घंटे शिफ्ट मार लो प्लीज. ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे. अगर आप सब लोग काम कर लोगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन शायद इस क्राइसिस से बाहर हो जाए. लेकिन जो आप ओवर टाइम मारोगे, हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम आपको ओवर टाइम के पैसे भी दे पाए. तो हम आपको ओवर टाइम के पैसे तो नहीं दे सकते, बट आप काम करो फुल डेडिकेशन के साथ. वर्कर्स ने कहा ठीक है सर, हम आपकी बात को बिल्कुल मानते हैं. फुल डेडिकेशन के साथ हम लोग काम करेंगे आपके लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को वी विल टेक इट टू द ग्रेटर हाइट्स. मैनेजर ने कमिट करा, अगर ऐसा हुआ, तुमने डेडिकेशन से काम करा और ऊंचाइयों पे कंपनी पहुंच गई, तो इट्स माय प्रॉमिस कि ओवर टाइम तो अभी नहीं मिल रहा, बट व्हेनेवर कंपनी गेट्स आउट ऑफ दिस क्राइसिस तो मैं आपको एक सैलरी जो आपकी है उसमें हाइक दे दूंगा. आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी और जब कंपनी क्राइसिस से बाहर आ जाएगी. तो एम्प्लॉयज का फर्ज बनता है अपने कमिटमेंट को पूरा करे, यानी पागलों की तरह लग जाए अपने बॉस का गोल अचीव करने के लिए. दूसरी चीज, गोल अगर अचीव हो गया तो बाद में मैनेजर ये ना कह दे तू कौन मैं कौन, तो भाई मैंने कब कहा था, या मैंने कहा भी था तो भाई अभी टाइम आएगा तो बढ़ाएंगे. ऐसा नहीं कहना, बल्कि मैनेजर्स को अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी एक बंदा अपनी बात पे नहीं पूरी करने के लिए आगे आता या पूरे फुल मोटिवेशन से नहीं करता या अपने कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करता, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज बीइंग वायलेटेड इन दी के और ओवरलुक्ड इन दी केस स्टडी. तो अब ये बात याद रखना, डिसिप्लिन में डिसिप्लिन की बात तो बहुत कम लिखी हुई आएगी. जो वर्ड है हो सकता है आ भी जाए, आ भी जाती है, लेकिन जो हटके केस आता है दैट इज अबाउट द क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. दो जनों के बीच में कुछ कमिटमेंट्स है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कमिटमेंट है, तो दोनों को उस कमिटमेंट को ऑनर करना है और नहीं करा तो यानी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा. तो दिस इज अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. इसके बाद हम अपना पहले एक बार मैं इस प्रिंसिपल को आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा दूं so that you will get the clarity regarding the same. Here comes the principle. Discipline is the obedience to rules and regulations. ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर नेसेसरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग चलती रहे. It is required not only on the part of employees. सिर्फ एम्प्लॉय को डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कराएगी, बट ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स. मैनेजर को डिसिप्लिन पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंग टू फेओल, अब फेओल कहता है डिसिप्लिन अगर मेंटेन करना है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है. तो अगर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना आता है तो ये तीनों बातें भी आपको लिखनी पड़ेगी, तभी नंबर मिलेगी. दैट देयर आर गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और जो पेनल्टीज है यानी कुछ अगर आप पे कुछ गलती करने के लिए पेनल्टी लगानी है तो वो भी लगाएगी विद फेयरनेस. सो ये 3 बातें फॉलो होती है, जिसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन. इसका एग्जांपल भी पढ़ के सुनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैनेजमेंट एंड द लेबर यूनियंस हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट करा दोनों ने, where my workers have agreed to put in extra hours without any additional payments to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages of the workers when this mission is accomplished. Here, discipline
when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. एक दूसरों के बिना और उस पूरी चीज को पूरा करेंगे ही करेंगे. So please, whomsoever is annotating, please मत करो. जिसने भी ये मार्क करा है, प्लीज इट डज नॉट लुक गुड. यू ऑल आर मैच्योर्ड यार. ठीक है. सो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. सो आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट केम्स इनटू एन एक्शन इज, जो बहुत इजी, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, जिसको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड को मैंने आप लोगों को जो समझाया था ना इनिशियल स्टेज में कि हाउ प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड, ये वही प्रिंसिपल है. अब मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा. फेयोल कहता है अगर एक इंसान के ऊपर दो बॉसेस होंगे, एक इंसान को दो बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इफ तो दोनों से अगर उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है मुझे किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना. दूसरी चीज, दोनों बॉसेस ने अगर एक एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर्स दिए है, अगर वो एम्प्लॉय किसी भी एक की बात मानता है तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सुपीरियर्स के अंदर होने के भी चांसेस होते हैं कि भाई तूने ये क्यों बोला जब मैंने उसको ये बोला था. तो to avoid such a complications in the organization or to fix the responsibility कि मैंने ये काम दिया था तूने क्यों नहीं करा, तो आप ये ना बोल पाओ सर उसने मना कर दिया था. फिक्स कर सकता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी मैं पकड़ सकता हूँ कि तूने मेरा काम क्यों नहीं करा. इसीलिए फेयोल कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू द फेयोल प्रिंसिपल्स यूनिटी ऑफ कमांड, ये कहता है ईच सबऑर्डिनेट, हर एक सबऑर्डिनेट्स को यानी एम्प्लॉय को शुड रिसीव्स ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन बॉस. ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस, सिर्फ एक ही बॉस से उसको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स. नहीं तो कंफ्यूजन्स हो जाती है कि किसकी बात माने और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है कि सुपीरियर्स के बीच में. इसीलिए शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन बॉस. सो फेयोल ने कहा कि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, कि डुअल सबऑर्डिनेशन दो लोग कमांड नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन्स ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो. इसको हमेशा हमें अवॉइड करना है. तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. इसका एक एग्जांपल है, बड़ा इजी सा एग्जांपल है, अच्छा सा एग्जांपल है. अगर मैं बात करूं यूनिटी ऑफ कमांड का, कि सेल्समैन एक, उसको सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला, या फिर सेल्स मैन है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई पावर फेलियर हो रहा है, पावर कट्स लग रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्शन धीरे हो रही है, इसीलिए इतनी सेल्स को स्पीड पे मत करो, ट्राई टू होल्ड, और धीरे धीरे सेल्स को करो. लेकिन उसी टाइम सेल्स डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसको ऑर्डर दिया कि भाई धीरे धीरे बेच सेल्समैन को, इतना फास्ट मत कर. सेल्स डिपार्टमेंट आया, उसने कहा भाई टारगेट अचीव करना है, आज कल बचा है, फटाफट जितने पीस बेच सकता है बेच दे. अब सेल्समैन कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं किसको फॉलो करूं, इसकी बात मानू तो मरा, उसकी बात मानू तो मरा, तो यानी वो कंफ्यूज्ड है. अगर मान भी ली किसी एक की बात तो वो कहेगा कि भाई मेरे को उस वाले सर ने कहा था, वो कहेगा भाई मेरा डिपार्टमेंट का गोल तो रह गया, तूने तो अपना करवा लिया अचीव. तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सुपीरियर्स के बीच में भी आ जाती है. इसलिए हमें इस सिचुएशन को अराइज ही नहीं होने देना. इसीलिए फेयोल कहता है हर इंसान के ऊपर एक ही बॉस उसको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देगा, वो दूसरे इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए उसको. सो इधर बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. If an employee gets orders from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. अगर दो जने दे रहे हैं तो यानी ये फॉलो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा. So the principle of unity of command कहती है, states that each participants, हर participants, यानी employees की बात कर रहा है, participants means in an formal organization. formal का मतलब होता है एक जहां हमारे को डिसिप्लिन, जहां हम ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं. इनफॉर्मल होता है कि हम बाहर मिल रहे हैं कंपनी के, तो यहाँ कह रहे हैं जब भी बाहर कोई भी इंसान किसी को कुछ भी कह सकता है कैफेटेरिया में बैठे हुए, रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू वर्क मैटर्स, बट
रिलेटेड टू वर्क मैटर जब भी कोई बात होती है और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होती है उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा 5th चैप्टर होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच पार्टिसिपेंट यानी हर एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर ओनली। We all give a lot of importance to this principle क्योंकि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन अगर होगी should be avoided to avoid confusions in the mind of employees and possibility of conflicts between the superiors, and it will be easy to fix the responsibility for the non performance। अगर काम नहीं हुआ और एक ही इंसान को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंसान आके पूछ सकता है कि तूने ये काम क्यों नहीं करा। अब आप किसी एक दूसरे पे नहीं डाल सकते, तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन कहीं पे भी किसी बुक्स में नहीं लिखी हुई, बट दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रिंसिपल resembles द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा रिजेंबल्स होता है करता है, क्योंकि वहां मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक लाइन दे देंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को 14 प्रिंसिपल्स में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो रिजेंबल करता है, तो आप बोलोगे यूनिटी ऑफ कमांड। इसका रीजन, और ये लाइन नहीं लिखी हुई बुक्स में, लेकिन लेट मी टेल यू व्हाई। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर ऐसा होता है दैट आई एम रिपोर्टिंग टू दिस पर्टिकुलर गाय, whether he is at that big post or not, but for me this is my boss. I can die for him and I can do anything for him. But if someone others come and if he says, चाहे वो उससे ऊपर की पोस्ट पे हो, वो मुझे ऑर्डर देगा, मैं बोलूंगा who you are, मतलब सीधा डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट आई कैन से इन माई माइंड कि भाई मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, आई कैन गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम माई बॉस ओनली। तो वहां मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, आई वर्क ओनली, आई एम रिपोर्टिंग टू माई वन सुपीरियर ओनली, मैं उसी की बात सुनूंगा। तो इसीलिए इसको दिस प्रिंसिपल रिजेम्बल्स ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। तो यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जांपल्स भी यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। सेल्समैन गेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू गो स्लो इन सेलिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ पावर कट्स, लेकिन while he gets instructions from sales department to increase the sales to fulfill the sales target. In this situation, the employee will get confused as to whose instructions must be followed by him. तो यही हमारी बात थी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की। अब बच्चों बहुत ही अच्छा एक नेक्स्ट प्रिंसिपल अब हम उठाएंगे, 5th और 6th प्रिंसिपल, वट एवर प्रिंसिपल इज इट। प्रिंसिपल ऑफ, इजी से उठाते हैं जो जल्दी से फटाफट हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब अकॉर्डिंग टू फेयोल, हेनरी फेयोल ये कहता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। एवरीवन लोगों के लिए यानी पीपल के लिए यूज होता है, एवरीथिंग इंग्लिश में थिंग्स के लिए यूज होता है। तो यानी चीजें और लोग, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर, उनके लिए कुछ ना कुछ जगह एज डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए। पीपल्स के लिए यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि पर्टिकुलरली डेजिग्नेटेड कैबिन्स होने चाहिए, जिसकी जो पोस्ट हो उसके हिसाब से, जैसे आप लोगों के स्कूल में कैबिन्स है, इंचार्जेस अलग रूम में बैठते हैं। प्रिंसिपल्स शी यूज्ड टू और ही यूज्ड टू सिट इन अनदर इन हिज रूम। वाइस प्रिंसिपल सर का अलग रूम होता है, ये मैम का, एंड कोऑर्डिनेटर्स एंड टीचर्स का स्टाफ रूम्स आर एलोकेटेड। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पता है कहाँ है, फाइनेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगर आपका स्कूल का है तो वो कहाँ पर आपका ऑपरेट होता है, तो यू शुड नो। ऐसे ही कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेसेस होने चाहिए, so that if we needs to get or needs to approach to that particular guy और पर्टिकुलर सुपीरियर को अप्रोच करना है या सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स को अप्रोच करना है, तो उसे ढूंढना ना पड़े। We know about them where he is right now or where I can contact him or meet at the what time. So इसने का every one की बात कर दी मैंने, and everything should be in its place। सब चीजें प्रॉपर शेल्फ है, अगर डेस्कटॉप अगर होती है, कोई सामान होता है, कोई वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, सब चीजें अपनी जगहों पर होनी चाहिए। अगर बार बार आपको कोई चीज ढूंढनी पड़ रही है तो आपका टाइम, एनर्जी
सब कुछ वेस्ट हो रही है इन सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग. सो वी नीड टू, if we need to achieve the target with the efficiency and effectively, everything and everyone should be on a proper place. सब चीजें अपनी जगह पर, सब चीजों के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए और वो चीजें भी उसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे बैठे हुए होने चाहिए. अब प्रिंसिपल का रूम है लेकिन वो अपने रूम में ना बैठ के रोज पता है कहाँ बैठे रहते हैं, स्टाफ रूम में. इट इज नॉट, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. फ्योल कहते हैं एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी सब लोग और सब चीजों के लिए एक जगह होनी चाहिए और वो सब चीजें उस जगह पर भी होनी चाहिए. जैसे कि चीजों को इन्होंने यहाँ पर बोला है, चीजों को यहाँ पर इन्होंने बोला है मटेरियल ऑर्डर्स एंड लोगों को इन्होंने यहाँ पर बोला है सोशल ऑर्डर्स. सो एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी ऑन अ प्रॉपर प्लेस मीन्स material orders and the social order should be on a proper place. Material orders and social orders should be on a proper place. यानी human beings, people and the things. तो इसको पढ़ के सुनाते हैं. People, according to Fayol, people and the material must be in a suitable places at appropriate time for maximum efficiency. For this, उसने समझाया, suggested to have both the material and social order. मटेरियल और सोशल ऑर्डर समझ में आएगा भी आपको. द मटेरियल ऑर्डर स्टेट्स कहती है अब हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, और सब चीजें भी उसी जगह पर होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर का मतलब है स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीवन, सबके लिए कोई ना कोई डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए और सब लोग भी उसी जगह पर होने चाहिए, तभी तो फॉलो माना जाएगा. एंड एवरीवन इन हिज और हर प्लेस, वो वहां पर होने भी चाहिए. तो ये प्रिंसिपल फॉलो होगा. एसेंशियली इट मींस ऑर्डरलीनेस. इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस, अगर फिक्स्ड प्लेस होगा फॉर एवरीथिंग एंड इज प्रेजेंट देयर, वो वहां पर चीज मिलेगी, देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इससे एफिशिएंसी और वेस्टेज ऑफ टाइम भी हमारा बच जाएगा. इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, एक केस स्टडी है. अगर सपोज एक लाइन की केस स्टडी से बताऊं कि चॉक्स या मार्कर्स, चॉक्स आर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड बुक्स आर प्लेस्ड इन क्लासरूम, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमारा फॉलो नहीं हो रहा. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है चॉक्स की जगह होती है क्लासरूम में, बुक्स की जगह होती है लाइब्रेरी के अंदर. तो अगर मैं कहूँ कि मैंने चॉक तो रखे हुए लाइब्रेरी में और बुक्स रखी हुई है क्लासरूम्स में, तो क्या सब चीजें अपनी जगहों पर है? तो ऐसी एक केस स्टडी आती है, नो. सो हर चीज डेजिग्नेटेड प्लेस पे होनी चाहिए और हर लोग